हाय एवरीवन। मैरी wollstonecraft के बारे में जानेंगे। मैरी wollstonecraft का जो जन्म हुआ था वह 1759 में लंदन में हुआ था। यानी जब हम जन्म को जानते हैं तो इससे हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि ये कौन सी शताब्दी चल रही है और इस समय में कौन सी सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियाँ कैसी रही होंगी, इसका अनुमान लगा पाते हैं। अब अगर हम मैरी wollstonecraft की बात करें तो ये जो है स्पाइटफील्ड यानी लंदन में इनका जन्म हुआ। वह प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखिका और उपन्यासकार एवं दार्शनिक थी। मैरी wollstonecraft की सर्वाधिक जो प्रसिद्धि रही है वह नारीवादी अधिकारों के लिए उनके महत्वपूर्ण कार्यों के कारण रही है, क्योंकि जब 20वीं शताब्दी तक उनकी जो प्रसिद्धि रही उनके लेखन कार्य के कारण अधिक न होकर जो उनकी व्यक्तिगत संबंधों की चर्चा के कारण अधिक थी, किंतु आज उनका नाम प्रमुख नारीवादी राजनीतिक दार्शनिक के रूप में लिया जाता है। मैरी wollstonecraft के जो मृत्यु है यानी 1798 ईस्वी के पश्चात उनके जीवन पर आधारित एक मेमोरियल भी प्रकाशित हुआ, जिसमें मैरी के जीवन के संबंध में उनके रूढ़वादी विचारों को स्पष्ट किया गया और उनके इन विचारों को उनके जीवन पर हुए प्रभाव की विवेचना की गई। यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक मैरी को एक रूढ़वादी विचारों की महिला माना जाता था, किंतु जब हम 20वीं शताब्दी से उनकी ख्याति की बात करते हैं तो उन्हें एक नारीवादी आंदोलनकर्ता के रूप में देखा जाने लगा। यानी इनकी जो रचनाएं भी रही हैं, इन्होंने नारीवादी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें इन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक बहुत ही फेमस रचना रही है, जबकि इन्होंने ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन जो 1790 में प्रकाशित हुई और इसी पर आधारित एक और रचना का प्रकाशन किया, ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन जो 1792 में आई, और ए ट्रेवल नरेटिव, ये इनकी फेमस रचना रही। अगर नारीवाद आंदोलन की बात होती है जिसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है, तो नारीवाद आंदोलन जो नारीवादी आंदोलन है, इनके पूर्व की क्या नारीवादी चिंतन था और इनके पश्चात नारीवादी चिंतन कैसे था, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जब एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में नारीवाद 20वीं शताब्दी की देन माना जाता है, तो समकालीन संदर्भ में नारीवाद आंदोलन हम देखते हैं कि 1960 के दशक के पश्चात विभिन्न रूपों में उभरते हुए रहते हैं और आज यह जो है नारीवादी आंदोलन लगभग सभी देशों, विकसित में भी और विकासशील देशों में भी न्यूनाधिक रूप में फैल गया है। परंतु स्त्री पुरुष की सापेक्ष स्थिति से संबंधित विवाद चिरकाल से चला आ रहा है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों में प्लेटो के संरक्षण वर्ग के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता स्थापित की थी। प्लेटो तो समानता की बात करते हैं, वो कहते हैं कि लड़के और लड़कियों की समान शिक्षा की वकालत करते हैं। प्लेटो शारीरिक अंतर छोड़कर उनकी क्षमता में कोई अंतर दिखाई ही नहीं देता, इस तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि इस प्रकार अगर हम देखें तो यूनान में स्त्री की गौड़ स्थिति की सूक्ष्म आलोचना की है। यानी अर्थात राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी एरिस्टोफेंस यानी 447 से 385 ईसा पूर्व के सुखांतों में एक मुख्य विषय था। यानी पार्लियामेंट में स्त्रियों की स्थिति पर 393 ईसा पूर्व में ही विचार किया गया था। प्लेटो एरिस्टोफेंस के ही पद चिन्ह पर चले। यानी हम देख रहे हैं कि मैरी wollstonecraft से पूर्व किस प्रकार नारीवादी चिंतन था, उस पर हम नज़र डाल रहे हैं। जैसे हम प्लेटो के जब रिपब्लिक जो बहुत ही फेमस बुक रही है, रिपब्लिक में प्लेटो स्त्रियों को विधायक और शासक बनाना चाहते थे। प्लेटो की योजना इस मान्यता पर आधारित थी कि स्त्री और पुरुष प्राकृतिक स्वभाव और क्षमताओं में समान थे। उनके सिद्धांत में दो विचार प्रमुख थे, परंपरागत विवाह की सुधार और स्त्री मुक्ति। यानी पारंपरिक विवाह महिलाओं को दासी बनाकर रखता था। उन्होंने विवाह को आध्यात्मिक मिलन या आपसी आदर या प्रेम पर आधारित मानने से मना कर दिया, लेकिन विवाह मानव जाति की निरंतरता के लिए आवश्यक था। इसीलिए संतानोत्पत्ति के लिए उन्होंने अस्थायी यौन संबंध की वकालत की। उन्होंने स्त्रियों को बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और बच्चों की देखभाल का दायित्व तो राज्य को सौंप दिया। परंतु जब हम अरस्तु के आते हैं, प्लेटो के जो शिष्य रहे हैं, उन्होंने पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की हीनता पर बल देते हुए दासों के समकक्ष रखा है।
यानी आप विचारकों के विचार से समझ पा रहे हैं कि सामाजिक स्थितियों के समकालीन विचारक ने किस तरीके से अपने विचारों के माध्यम से समाज में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, जो उस समय समाज में व्याप्त थी। उन्होंने दासों के समकक्ष रखा है अरस्तू ने स्त्रियों को। राजनीतिक चिंतन में स्त्रियों के प्रति यह चिंता थी कि वे समाज में समान स्थान प्राप्त कर सकें, और यह केवल 20वीं शताब्दी की देन नहीं है। 1405 में इटली में छपी पुस्तक बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज में आधुनिक नारीवाद के कई विचारों का पूर्ववर्ती विवरण मिलता है। इसमें लोकप्रिय स्त्रियों की जीवनचर्या और सफलताओं के संदर्भ में स्त्रियों की शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों की चर्चा की गई है। यानी ज्ञात महिलावादी की आंदोलन के इतिहास की शुरुआत मूलतः फ्रांस की क्रांति के आदर्शों में छुपी है, और इस क्रांति ने नारीवाद की लहर को उत्पन्न किया और महिलाओं की क्रांति में भाग लेने की प्रेरणा दी। और जब हम मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट के नारीवाद आंदोलन की बात करते हैं, यानी इनके पूर्व की स्थिति की हमने बात की कि किस तरीके से हमने प्लेटो के विचार में देखा, उन्होंने समानता की बात की, जबकि अरस्तू ने स्त्रियों को दास की संज्ञा दी। और जो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट आती है, इनकी 1792 ईस्वी में प्रकाशित होती है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं के अधिकारों का समर्थन में नारीवाद के विचारों को जागृत किया। और इस पुस्तक में इन्होंने समानता के महिला अधिकारों को पुरजोर समर्थन किया। मैरी वोllस्टोन का तर्क था कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने का कोई तार्किक आधार नहीं है। अगर महज तार्किकता ही राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने के मामले में व्यक्ति की क्षमता का पैमाना है, तो महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सहभागिता से वंचित करने का कोई आधार नहीं है। 19वीं शताब्दी के कई महिला समर्थक इसके लिए लड़े और स्त्रियों के लिए विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना की।